जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और हमारे खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, रजवान रजी साहब। रजी साहब मेरे कुलीग भी रहे हैं, हमने बड़ा अरसा इकट्ठे काम किया है। एनालिस्ट हैं, मईशत पर इनकी नज़र होती है, सियासत पर तो होती ही है। आप इनको खुद भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, इनके वीलॉग्स भी देखते हैं। तो आज हमने सोचा कि नया दौर के जो देखने वाले हैं उनसे भी इनकी मुलाकात करवाएं, और साथ साथ जो हमारा एएसएम टुडे का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उस पर भी हम ये कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो आप हमें वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रजी साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे ये बताएं कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर अगर चलें अपनी गुफ्तगू की तरफ। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनका तजवीज़ करदा नाम था वो वहाँ की अपोजिशन ने बगैर शोर मचाए मान लिया। लेकिन यहाँ पंजाब में, जिसको वो कहते हैं कि ये असल बैटल ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर अगर उनका तजवीज़ करदा नाम नहीं चुना गया और मामला इलेक्शन कमीशन में गया, और मोहसिन नकवी का नाम जो है वो अब निगरान वजीर आला के तौर पर सामने आ गया है, उन्होंने हलफ भी ले लिया है। तो अब वो कहते हैं कि जी ये सबसे बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने करप्शन भी की है, ये मेरे खिलाफ जो रेजीम चेंज की साजिश है उसका भी सबसे बड़ा किरदार है, मुझे कत्ल करवाने की भी साजिश उन्होंने की है। तो ये एक दम जो इतना गमो गुस्सा उनका सामने आ रहा है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, बात ये है कि इस वक्त ये इमरान खान शायद कम और परवेज लाई का इशू ज्यादा है। और हम्म। परवेज लाई साहब की फैमिली की जो इंटरनल फाइट है, वो इस वक्त बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। मुनिस लाई और परवेज लाई के साथ इमरान खान खड़े हैं, और शुजात हुसैन और सालक हुसैन के साथ जो है वो पीटीएम खड़ी हुई है। हम्म। और मतलब मैं तो इसको इस एक एस्पेक्ट इसका ये भी है। ठीक है। देखिए, बात यह है कि सालक के हम जुल्फ हैं, जो बहन हैं परवेज लाई साहब की, उनके दामाद हैं सालक भी, और ये जो है मोहसन नकवी साहब भी। हम्म। और मोहसन नकवी साहब जो हैं, उनका एज ए मीडिया पर्सन और ख़ास तौर पे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बड़ा उनका एक टारगेट कह लें था। मेरा मतलब है कि जब वो लाहौर में एज सीएनएन कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, आप इधर ही थे उस वक्त, जी बिल्कुल। तो उस वक्त भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कभी भी सीएनएन पे नशर नहीं होना होता था, लेकिन वो वहां पे बुलाए जाते थे और मौजूद होते थे। तो इसलिए वो शुरू से ही ये वाला इन्फ्लुएंस कमांड करते रहे हैं। इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी को इरिटेशन भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये उनकी एक खसूसियत है मोहसिन साहब की। हाँ, ताल्लुकात बनाने वाले आदमी हैं, जरा यार ताल्लुकात किस्म के करके आदमी हैं। और पा- ताल्लुकात रखने वाले आदमी। पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं, ये कहना चाहिए। अल्लाह आपका भला करे, आपने मेरे मुंह की जुबान छीन ली। वो पाकिस्तान के निज़ाम को समझते हैं, और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करती है उसको भी जानते हैं। और मतलब कि उसकी नब्ज को सही वक्त में छेड़ने के ऊपर बिलीव करते हैं। हम्म। लेकिन इसके बावजूद भी 4.5 साल का अरसा जो है गुज़िश्ता, वो उन पे बहुत भारी गुजरा है उनके अदारे के ऊपर ना। हम्म। फाइनेंशियली काफी ज्यादा उन्होंने सफर भी किया है। और इसलिए हम लेकिन उन्होंने साथ साथ एक्सपेंशन भी की है। जो है उनका अदारा किसी जमाने में वाहिद अदारा समझा जाता था, जंग के बाद, जहाँ पे बोनसेस भी मिला करते थे। लेकिन ये सारा जो उन्होंने फाइनेंशियल ट्रबल सफर किया है उसकी वजह से हो गया है। देखिए, अगर हम कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो आइन में लिखा हुआ है उसकी तरफ देखें, तो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान साहब जो है, उनका ये वाला ऐसा प्रिरोगेटिव है जिसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा हम्म। सकता, ये चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने वाला। और दूसरी बात, अगर आपको याद हो, पिछली दफा जब केयर टेकर नॉमिनेट हुए थे, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, तो बिल्कुल। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब जो थे वो दुनिया टीवी पे बैठ के तबसरा निगारी किया करते थे।
और तबसरा निगारी करते हुए उठ के वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और उन्हें भी इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया था। हम्म। और शायद इमरान खान साहब ने जो हरकतें जो हैं हसन नसरी रिजवी साहब के जरिए की हैं, तो अब उनको खदशा है कि शायद वही हरकतें जो हैं वो कहीं मोहसिन नकवी के जरिए ना हो जाए। हम्म। ठीक है, वो हम्म। जो 35 पेंशन वगैरह जो है वो उनके जरिए ना हो जाए, तो इसलिए वो ज्यादा इस हवाले से हूँ, ऑन लाइटर भी नहीं है मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हसन अस्करी रिजवी साहब के अंदर भी वो तमाम खसूसियात मौजूद थी जो मोहसिन नकवी साहब के अंदर है। मैं ज्यादा फॉल्ट लाइन को टच नहीं करना चाह रहा, हम्म। लेकिन वो चूंकि नामजद करदा थे इमरान साहब के, हम्म। इसलिए उन पे कोई इतराज नहीं आया। हम्म। और यहाँ पे तो देखिए, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हर कोई गाजी इलम दीन शहीद बनने के लिए घर से निकला हुआ है, वो अमल कितना कितना का आमिल मुस्लिम है या कितना का प्रैक्टिकल मुस्लिम है, इस बात को तो छोड़ें, लेकिन वो किसी की जान लेके जन्नत कमाने का कोई तरीका जानना नहीं देगा। हम्म। तो ऐसी सूरत में आप इस तरह की कैंपेन चला दें जिस तरह की मौसम नकवी के खिलाफ चलाई है, तो इसका मतलब है आप उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम्म। ये तो तो खैर बारहा इस बात के इंडिकेशंस दी हैं पीटीआई ने कि मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए कोई और करे तो वो बड़ी बुरी बात है। ये शायद एक्सक्लूसिव हाँ जी, प्रेरोगेटिव होना चाहिए पीटीआई का। जी जी, पीटीआई का। और वो जो मर्जी उनके कायद जो हैं वो मजहबी शार के बारे में फरमा दें कि अल्लाह हमें नौज बिल्ला नकले कुफर कुफर न बाशित, अल्लाह हमें चैलेंज दे बैठा है, तो वो इस तरह की जो मर्जी बातें कह दें, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है वो पकड़ नहीं होती। और बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम जो बात बात के ऊपर फतावा जारी करते थे, वो इस पे आके खामोश हो जाते हैं। हम्म। अब बहरहाल ये एक अपनी जगह पे इशू है। देखिए, पिछली दफा भी इमरान साहब ने लोगों को निकाला था, उनके ख्याल में जिस दिन को पावर से निकाला गया है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जूक दर जूक जो थे वो सड़कों पे आ गए थे, हम्म। और लाखों करोड़ों लोग जो थे वो सड़कों पे थे। आपके फेवरेट चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इसकी निशानदेही भी फरमा दी थी कि मेरा ख्याल उन्होंने 4 करोड़ बंदा निकाल मारा जी, था बिल्कुल। सड़कों बल्कि पर। ये जो आखिरी पिंडी में उन्होंने धरना किया जिसके बाद वो घरों घर ही गए, उसके बारे में भी पीटीआई का ये दावा है कि 2 करोड़ लोग वहां मौजूद थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हालांकि पीटीआई के लोग वहां पे आपस में लड़ते हुए पाए गए कि असि इन्ने पैसे दिते सन ते बंदे तुसी इन्ने लेके आए। लेकिन वो जो थे वो करोड़ों लोग निकल आए, तो अब वो करोड़ों लोग कल वो निकालने का इरादा रखते हैं इस इशू के ऊपर। और अदालत आज उनको चले जाना चाहिए था, क्योंकि उनको 4 दिन पहले ही पता चल गया था कि ये होने जा रहा है। देखिए, अगर हम लॉजिकली बात करें ना, तो दोनों पार्टियों ने नाम देने के हवाले से कुछ ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं हम्म। किया। चीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बंदा वो क्वालिफाई करता है जो एमपीए बनने का लिए क्वालिफाई करता है, सिंपल इज दैट। हम्म। लोग रिटायर नहीं हुए। अहमद नवाज खेरा साहब अभी तक कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। वो रिटायर नहीं हुए, लेकिन उनका नाम दे दिया गया कि वो जी वो उनको रिटायर करवा लिया जाएगा, और उनकी जो 2 साल की शर्त होगी कि 2 साल तक वो कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते, वो कंडोन करवा ली जाए। ठीक है भाई, पहली तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कंडोन क्यों करे, नंबर 1। नंबर 2, कंडोनेशन जो होती है वो होती है कि कोई नई असाइनमेंट वो ले रहे हैं, कोई नई जॉब ले रहे हैं। अगर वो किसी आईनी ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं, और खास तौर पे मतलब पार्लियामेंट, या मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके लिए अंदर कंडोनेशन नहीं होती। हमने ये बड़े जय्यद और कॉम्पिटेंट लोगों से पूछा, जिनमें से कुछ लोग अब इस वक्त पीटीआई के केसेस भी लड़ रहे हैं अदालत के अंदर। मतलब ये नहीं कि पीटीआई के मुखालिफ लॉयर से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये अहमद नवाज खेरा भी नहीं हो सकते और आहद चीमा भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम्म। आहद चीमा के भी 2 साल जो है वो अपने रेजिग्नेशन के बाद मुकम्मल नहीं हुए। हम्म। तो अपना बाकी जो थे वो माजरत करते गए, और नतीजे के तौर पे यही मैदान में रह गए थे। और ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही मैंने ट्वीट भी कर दी थी कि यही साहब होंगे। अच्छा, वैसे इस पे एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये खान साहब ने जो ताज़ा ताज़ा खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा कि वो एक और नाम हमने दिया था नवीद अकरम चीमा का। मैं उनको हम्म। जानता तो नहीं हूं लेकिन वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर इनकी मर्जी का भी कोई नाम फर्ज करें आ जाता
तो हाँ। अगर तो जनरल बाजवा अपनी गोद में बैठा लें खान साहब को, तो जी। हालांकि उनको नवाज शरीफ ने लगाया, वो बड़े अच्छे आदमी हो जाते हैं और तारीख के सबसे अच्छे आर्मी चीफ बन जाते हैं। अगर वो हम्म। गोद से उतार दें तो वो भी बुरे हो जाते हैं, और इमरान खान साहब का अपना नामजद करदा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी बुरा हो जाता है। आपको मैं ये बताऊं कि मोहसन जो हैं ये बहुत अरसे, मतलब कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो ये अक्सर इनकी शाम जो या दोपहर की चाय जो होती थी वो जमान पार्क में होती थी। ये बहुत बड़े करीबी रहे करीब है। हैं इमरान खान बिल्कुल। के। और मोहसन को जो सदमा है, मैंने उनके करीबी लोगों से जो बात की है आज, उनको ये सदमा है कि ये वाली जो हरकत की है इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ, ये कम से कम उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे उसके साथ इतने ज्यादा करीबी ताल्लुकात रहे हैं। हम्म। लेकिन बहरहाल खान साहब देखते हैं कि लम्हा मौजूद में जो चीज उनको सूट कर रही है, कम वक्त में उसकी जद में जो मर्जी आए वो उसको उड़ा देते हैं। हम्म। इसलिए इसी तरह आप देखें कि इस वक्त तीन लोग बड़े जय्यद जो लोग थे जो कंटेनर पे खान साहब के पास जाया करते थे, मैं तीन साहबियों की बात करने लगा हूँ। मुबशर लुकमान साहब, हम्म। मोहसन बेग साहब और गरीदा फारूकी। इनकी तो बकायदा वीडियोस मौजूद है ना, वो हम्म। कंटेनर पे खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तीनों इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है, हम्म। और वो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के क्रिटिक बन के दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि खान साहब देखते हैं कि इस वक्त उनके जो टारगेट है उसको हसूल के लिए कौन सा बंदा कारआमद हो सकता है, हम्म। और या कौन सा बंदा को जिबा करके या उसके सर के ऊपर पांव रख के वो आगे चढ़ सकते हैं, वो एक लम्हा नहीं लगाते। हम्म। इस ये जो ताजा उनके टारगेट्स हैं उनके बारे में मुझे लगता है जावेद साहब कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी जब एक साहब। रजी जी, रजी साहब, ये एक तरफ तो निकल रही हैं सड़कों पे और जनाब एहतजाज की कालें दे रही हैं, दूसरी तरफ बेताब भी हो रही हैं किसी तरीके से हम असेंबलियों में भी वापस जाएं। मैं पंजाब असेंबली नहीं, आपकी नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, जहां इन्होंने खुद इस्तीफे दिए थे। और वो क्या शेर है कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे हाँ, तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। कार के साथ। खरीदार, याद रहे यहाँ खरीदार आपके स्पीकर असेंबली, कौमी असेंबली है। ठीक है, तो उनके ठीक। साथ वो ये तकरार ये कर रहे हैं कि जनाब हमने जो इस्तीफे दिए थे, पहले उनसे खुद ही कहा कि आप इनको कबूल करें, और उनसे जरा करते रहे। अब कहते हैं हमें वापस आने दें हमारे जो 40 बंदे हैं। तो इस पे जरा बताएं, हमें तो नहीं समझ आ रही है कि किस किस्म का उलझन है। बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो जब दोनों पंजाब सूबाई असम्बलियां तोड़ बैठे हैं, तो अब उनका ख्याल है कि ये तो मेरे प्रेशर में नहीं आए। सूबाई असम्बली उन्होंने क्यों तोड़ी? ऑन द फेस ऑफ इट जो उन्होंने कहा हम उसी को ले लेते हैं। उन्होंने इसलिए तोड़ी सूबाई असम्बलियां कि इससे हुकूमत दबाव में आ जाएगी और वो कौमी असम्बली के इलेक्शन भी कॉल कर देगी। हुकूमत ने दबाव में आने से इनकार कर दिया, और नतीजे के तौर पे खान साहब को एहसास हुआ कि वो तो अपने पत्ते जल्दी शो कर गए हैं। खान साहब अब चेस बोर्ड पे अपना कार्ड बोर्ड पे बैठे हुए वाहिद आदमी हैं जिन्होंने अपने सारे के सारे पत्ते जो हैं वो शो कर दिए हैं। तो अब तो मुखालिफ फरीक ने खेलना है ना। तो इन्होंने माहौल बनाना शुरू किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें कहा गया कि जनाब हम वापस चलते हैं असेंबली के अंदर। और इन्हें कहा भी गया बहुत सारी जगहों से, जब इन्होंने राब्ता किया इस्लामाबाद के हमसाए में एक शहर है वहां पे भी राब्ता किया, तो बरास्ता परवेज लाई, तो वहां से यही जवाब लाजवाब उनको दिया गया कि जनाब आप असेंबली में वापस जाएं और जाके अपना किरदार अदा करें, वहां पे आपका शेयर पड़ा हुआ है पावर का, उसको टेकअप कर लें। अच्छा, ये असेंबलियों में चले भी जाते तो शायद पीडीएम इनको खुशामदीद कहती। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह इन्होंने कहना शुरू किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हमारा होगा, फिर आपको हमारी मर्जी से अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी हमारा होगा, वो फलां कमेटी भी हम लेंगे। तो इस पे पीडीएम ने कहा कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो हैं और दूसरा तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। ए दोवें गल्लां तो नहीं ना हो सकती भाई। आपके आने के ऊपर हम ख्वाजा आसफ को फ्लोर ना दें, ये हमारी मेहरबानी होगी।
लेकिन रजी ये साहब है ये कि बताएं, ये बताएं कि चलें जी, गरीदा फारूकी तो दूसरी साइड पे चली गई, मोहसिन बेग साहब भी, और मुबशर लुकमान साहब। आपने तो उनका ख्याल रखना था, आपने जाके उनके कान में बात बतानी थी कि जनाब जी ये निगरान सेटअप बनेगा, उसमें आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी, तो वो फिर आप दोबारा इतराज उन, करेंगे। उनके कान में जो जो जाके बता रहे हैं ना, वो सिर्फ एक बात बताते हैं अपने वीलॉग्स में और अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में जो खान साहब पढ़ते हैं कि खान ने छक्का मार दिया और पूरी मार दुनिया हिल दिया। गई। खान ने असेंबली तोड़ दी, खान ने सब इस्तीफे दे दिए, खान ने छक्का मार दिया, खान वापस चला गया, खान ने फिर छक्का मार दिया। जी ठीक है। रवि साहब। तो वो खैर बात अब ये है। खरीदार ने वापस नहीं आने देना है इनको, वो हाँ, उस तरह से ये जो वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा। नहीं, बेसिकली ये जो फिर पीडीएम ने कहा कि ये मतलब आज एक जगह के ऊपर कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और पाकिस्तान के कुछ आला अफसरों ने फिर ये कहा है कि हम न्यूट्रल हैं और आप अपनी सियासत करें, हमसे हम किसी की तरफ नहीं हैं। आप कानून को उसका रास्ता लेने दें और आपने कानून इम्प्लीमेंट करना है, हमने नहीं करना। ये आज फिर कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं किसी जगह पे किसी को। तो समझ आप गए हैं, हमारे नाज़रीन भी समझ गए हैं, लेकिन ये तासुर उभर रहा था कि इमरान खान को निजाम अंदर से सपोर्ट कर रहा है और कुछ आला जो खाकी ओहदेदार हैं उन्होंने किसी जगह पे किसी निजी महफिल के अंदर इस इन बातों का इजहार भी किया। पीडीएम को इससे बड़े कहना चाहिए कि वो पैदा हुए, क्या कहते हैं, शकरंजी पैदा हुई, तो उस शकरंजी को आज क्लियर किया गया है कि आप करें, किसी की तरफ से कोई किसी को सपोर्ट नहीं है, न्यूट्रल है ग्राउंड। एक दफा फिर रीअश्योर करवाया गया। देखिए, इमरान खान इसलिए जाना चाहते हैं कौमी असम्बली के अंदर कि वो जाके वहां पे पावर शेयरिंग कर सके, और पीडीएम ने कहा कि इस तरह तो हम इतनी बदतमीजी के बाद तो आपको पावर शेयरिंग नहीं करने देंगे। अब ये इम्कान है कि 25 एक और इस्तीफे भी कबूल कर लिए जाए, ताकि अब देखिए ना, अगर ये हाउस में वापस चले जाते हैं और 45 की तादाद में भी, या 44 कहा जा रहा है इसको, वैसे इस 44 का चवल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 44 है, 44 जो है, अगर ये अरकान वापस चले जाते हैं तो 22 का ग्रुप जो अंदर बैठा हुआ है पीडीएम का टूट के, और जिन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर वो उनका क्या बनेगा? वो तो मेरा मतलब है कि फिर डी सीट होने की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि रजीक साहब, इसको अगर हम इससे थोड़ा सा रिलेट करें, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इनको यकदम जो ख्याल आया है और ये जो भाग भाग के जा रही हैं और उधर से इस्तीफे भी कबूल हो रही हैं, वहाँ आपके सदर साहब भी बैठे हैं। सदर साहब ने सुना है कि एक लेटर बना के रखा हुआ है, किसी भी टाइम वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अगर ये वापस चले जाते हैं, ये 40-44 रह गई, और इन्होंने जाके वो जो इनको सपोर्ट को किसी तरीके से, जो डेसिडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट को तोड़ना है, जो असल मकसद जो नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये ना गए तो पीटीआई के जो डेसिडेंट्स बैठे हैं, वो आईनी तौर पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं 172 के मैजिक फिगर के लिए। तो इस किस्म का इनका एक प्लान है जो कि पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप कैसे देखते हैं कि सदर साहब क्या जल्दी मूव करेंगे ये, या इसको अभी वो बैक बर्नर पे है? मेरा ख्याल है सदर साहब को अगर ये यकीन होता कि ये 172 नहीं कर पाएंगे, तो वो शायद कर चुके होते। पीडीएम ने अपनी 172 की गिनती पूरी कर ली हुई है, इवन एमकेएम के बगैर। ठीक है, इसलिए सदर साहब ने वो लेटर जो है होल्ड पे रख दिया है। बुनियादी तौर पे वो जो 22 का ग्रुप है, अगर ये 44 लोगों को आने की इजाजत दी जाती है तो वो उड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जाते ही पार्लिमानी लीडर अपना मुंतखब करना है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप होगा। तो इन्होंने जाके उनकी डी सीटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देना, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। और लीडर ऑफ द वो पार्लिमानी लीडर जो होगा उसने कि जनाब इन्होंने जनाब हमारे खिलाफ जो है वो वोट दिया है। क्योंकि ये 44 जाएंगे तो फिर ही नो कॉन्फिडेंस वाला जो है ना वो उधर से आएगा। ये 44 ऐवान में जाएंगे, उधर से नो कॉन्फिडेंस वाला आएगा। उस नो कॉन्फिडेंस के अंदर राजा रियाज साहब जो हैं, अगर इनके साथ नहीं बैठते तो ये उनको डी सीट करवा देंगे।
तो पीडीएम को उनको भी केयर करना है क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया हुआ है। तो इसलिए इनको ऐवान में आने से इस सूरत में रोका जा रहा है। 25 एक इस्तीफे और मंजूर करके इनका को 15-16 का ग्रुप जो हो, या 14-15 का जितना भी ग्रुप बच जाए, उनको कहा जाए कि जनाब आप तशरीफ ले आए, मजीद इस्तीफे कबूल करने के बाद कोई 30 एक या 25-30 जो भी होंगे, कि ठीक है भाई फिर आप तशरीफ ले आए, ताकि ये जो बाहर से ग्रुप जाए ये अंदर वाले ग्रुप के लिए कोई खतरा ना बन सके, पीडीएम के ग्रुप के लिए। अगरचे उन तमाम लोगों ने अपना फ्यूचर जो है वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कर दिया हुआ है, और अगला इलेक्शन उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही लड़ना है इसका बुनियादी मतलब तौर है पे। हम्म। इसका मतलब है कि राजा रियाज साहब जैसे दबंग अपोजिशन लीडर ही शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के निगरान सेटअप का फैसला कर। जी जी, राजा रियाज साहब भी पोस्टर पाड़ेंगे और बाहर मुल्क भी वही जाएंगे। तो राजा रियाज साहब जो है, 80% इम्कान तो यही है कि राजा रियाज साहब ही लीडर, अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ही फैसला करेंगे, और अगले इलेक्शन तक वो इधर ही बैठेंगे। क्योंकि जो है वो जो खबरें इस्लामाबाद से, जुवैद साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, वो यही है कि अगले इस्तीफों की भी जो है वो कबूलियत जो है वो तकरीबन हो चुकी हुई है, और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही वो इस्तीफे जो है वो कबूल किए जाएंगे। ये शोर मचाएंगे कि जनाब हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, तो वो कहेंगे कि जनाब आपने हमें बकायदा वो हैंड रिटन एप्लीकेशन पहुंचाई नहीं है जिसकी बुनियाद पे हमने आपके इस्तीफे मंजूर नहीं करने थे, तो लिहाजा हम मंजूर कर चुके हुए हैं। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बाद में आई है, और वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं आई। तो इस तरह की कोई टेक्निकलिटी मारेंगे। इस वक्त जो है वो राजा अपना परवेज अशरफ साहब जो है वो मशवरा जात करते हुए पाए जा रहे हैं। शाम मैंने चेक किया था तो उन्होंने कहा जी वो मतलब कि मुख्तलिफ बड़े बड़े वकला से इस वक्त मीट कर रहे हैं इस हवाले से। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया असाइड, उसको अगर साइड पे रख दिया जाए, और जो कुछ चैनल बोल जैसे या ARY वाले जो हैं, अगर वो अपने कैमरों को जरा बड़े लेंसेज लगा लें, तो कल ही इमरान खान साहब जो हैं उनकी जितनी भी सियासी ताकत है उसका आपको एक इजहार होता हुआ नजर आ जाएगा हकीकी मानों में। पहले भी कई दफा वो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा उनकी पावर के अंदर कमी हुई है। जिस तरह अवैस साहब, मैं आपकी तवज्जो का ताल्लुक, मुझे वेद भाई आपकी भी, जिस तरह हमारे बच्चे या नौजवान नस्ल जिनको हम प्यार से यूथिया भी कह देते हैं, उनके ऊपर वो इस बारे में उनके पास कोई दलील नहीं होती थी ना कि इमरान खान क्यों हैंडसम है, लेकिन बस वो है। इमरान खान के ऊपर क्यों सदकेवारी जाया जाए, बस जाया जाए क्योंकि मैं कह रहा हूं। इसी तरह मैंने आज कम से कम इस तरह के एक ग्रुप से मुलाकात की है जिनके ख्याल में इमरान खान से इश्क तो किया जा सकता है, लेकिन इतनी ठंड में उनकी मोहब्बत में सड़क पे नहीं निकला जा सकता। ठीक है, मेरा मतलब है कि ये अजीबो गरीब सी मुझे फीलिंग आई है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फीलिंग आई है कि वो इमरान खान की मोहब्बत में तो मुब्तला है, लेकिन वो कहते हैं अब ये सड़क पे निकलना जो है ना ये मजाक ही बन गया है, तो सड़क पे तो अब जुलूस में तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इमरान खान जो है वही वाहिद लीडर है और वही कौम का आखिरी सहारा है, ये वो वाले लोग कह रहे थे। और इमरान खान साहब की अब तक सबसे बड़ी पावर जो है वो स्ट्रीट पावर रही है सोशल मीडिया के बाद। तो वो स्ट्रीट पावर पहले भी एक दो दफा एक्सपोज हुई है, लॉन्ग लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किया उसमें भी एक्सपोज हुई है, फर्दर भी कल के दिन वो है वो एक्सपोज होगी अगर आप ARY और गोल के लेंसेज से ना देखें तो। ये बात तो हमने बारहा खैर देखी है कि इमरान खान के जलसों का क्राउड मुख्तलिफ होता है और जो एहतजाज का क्राउड है वो कुछ और होता है, और वो नंबर उनको उस तरह से नजर नहीं आए बारहा। वरना शायद उनकी स्ट्रैटेजी भी मुख्तलिफ होती, उनको बार बार लॉन्ग मार्च और धरने के इतने बड़े बड़े दावे करके वापस ना लौटना पड़ता। तो आखिर में आप मुझे ये बताएं, आपने ये जो हल्का सा इशारा दिया है कि ये सारे लोग जो डिसिडेंट्स हैं PTI के, अब वो पीपल्स पार्टी का टिकट ले रहे हैं। हमने कराची के बलदियाती इंतखाबात में भी देखा कि पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उस तरह का शायद अंदाजा नहीं किया जा रहा था उनके क्रिटिक्स की तरफ से।
एक इम्कान अब ये भी पैदा हो रहा है कि शायद अगला जो सेटअप बने उसमें कोई मखलूत किस्म की हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। और वो, अगर हम इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह लें, तो समझ इसलिए आती है कि जी सारा मलबा इस वक्त नून लीग पर गिर रहा है, तो अगले सेटअप में नून लीग थोड़ा पीछे हो जाएगी और पीपल्स पार्टी वाले आगे आ जाएंगे और वो कहेंगे कि जी देखें, हमें तो, हमारा तो इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था, अब हम आपको ठीक करके दिखाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जब भी इलेक्शन अब होंगे तो क्या होगा उसमें? देखिए, दो चीजों की तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ। एक हाल हाल की है और एक माजी की है, तारीख की। हाल की चीज जो है वो तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार के तौर पे लॉन्च की जा रही। हम्म। ठीक है। ठीक है। नंबर वन, तारीख हमें ये बताती, अब इसको आपने माइंड में रखना है। हम्म। तारीख हमें ये बताती है कि जब अयूब और याहिया वाले मार्शल खत्म हुए तो इक़्तिदार मिला पीपल्स पार्टी को। हम्म। ज़ियाउल हक का मार्शल खत्म हुआ तो इक़्तिदार मिला पीपल्स पार्टी को, बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम बन गए। मुशर्रफ का मार्शल खत्म हुआ तो इक़्तिदार मिला फिर पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब सदर बने और यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने। अब फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है जिसको प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हम्म। हैं। और प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रहा है, और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है उस मीटिंग के अंदर कि प्रोजेक्ट इमरान खान के रिवाइवल की कोई सूरत ही नहीं है हमारी तरफ से। हम उसको कतई सपोर्ट नहीं कर रहे। जावेद साहब के हमसाये में जो शहर वाक़ है ना, वहां के लोगों ने। हम्म। ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हम हिस्टोरिकल बल्कि सीक्वेंस, बल्कि मैं उसमें ये ऐड करूं कि अगर कहीं कोई इम्कान था तो खान साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो इम्कान खत्म हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर हिस्टोरिकल सीक्वेंस देखें तो बारी तो भाई इस दफा पीपल्स पार्टी की बनती है। हम्म। और बिलावल को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ग्रूम किया जा रहा है, और जितने भी क्रेडिट्स हैं, भले वो जेनेवा कॉन्फ्रेंस का हो, भले वो जो है अपना अल्लाह आपका भला करे, ये जो वहां पे हुई है डिवोर्स के अंदर जो इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है उसका, वो सारे के सारे क्रेडिट दे के उनका इमेज जो है वो उभारा जा रहा है। हम्म। तो मतलब कि ये ऐसी सूरत के अंदर तो मुझे पीपल्स पार्टी की लग रही है। जिस तरह बाप ने फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है बलूचिस्तान के अंदर, हम्म। और केपी के अंदर भी जितने पीटीआई के लोग पीटीआई को छोड़ने की बात कर रहे हैं वो सारे, उनका रुख पीपल्स पार्टी की जानब है। एक दो दाने हैं जो एएनपी या जेयूआई में गए हैं या उन्होंने इसका इरादा जाहिर किया है। मेजोरिटी जो है जी वो जा रही है पीपल्स पार्टी के अंदर। हम्म। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में से 16 से 24 सीटें चाहिए होती हैं, और वो जोड़ तोड़ करके वफाक में हुकूमत बना लिया करती है। ये भी हमने तारीख से सबक सीखा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो 2008 में आया था ना सेटअप, कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी होगी और सूबे में पीएमएलएन, पंजाब के अंदर सबसे बड़े सूबे में, और पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान, सिंध और केपी के अंदर से अपनी अक्सरियत लेके हुकूमत बना सकती है। लेकिन ये तासुर है तब तक जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आ जाते और इसको लीड नहीं कर लेते अपनी कैंपेन को। वो अगर आ गए, मगर मैं फिर याद दिलाया करता हूं कि जब वो 2008 में आए थे तो जिस दिन वो पाकिस्तान पहुंचे थे उस दिन कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। हम्म। तो उनके भाई ने तो जाके कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए थे, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उन्होंने नहीं किए थे। हम्म। ठीक है। तो देखें वो वापस जो आएंगे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनके जो मैसेजेस होंगे, वो बड़े क्लैरिटी के साथ मुस्तकबिल में जो है वो पावर सीन किस तरह बनेगा उसकी निशानदेही कर देंगे। लेकिन ये भी आज बड़ी शिद्दत के साथ दो लोग बोले हैं पीएमएल-एन के, एक ख्वाजा साद रफीक साहब और एक, दोनों खाजगान, ख्वाजा आसफ साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब भी बोले हैं। जवेद लतीफ ने भी कल यही बात कही है, जिसके अंदर उन्होंने बगैर एहतसाब के इलेक्शन करवाने को एक ला हासिल
सरगर्मी करार दिया है। हम्म। ठीक है, तो उसके इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को भी, मतलब कि जिसे कहते हैं पंजाबी में, को तुन देने का को मूड रखते हैं, या उसके इरादों का इजहार कर रहे हैं, या इन्हें कहीं से इजाजत मिल गई है, तो वो भी इसीलिए होगा। इसीलिए खान साहब बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर कांटा लगा दिया। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं इस कांटे को हटा के दिखाऊंगा हम्म। आपको। ठीक है, लेकिन अब वो उस कांटे को आज की तकरीर के अंदर लगा जैसे वो तस्लीम कर चुके हैं और प्लीड कर रहे हैं कि बस कांटा ही लाना हो और कुछ ना लाना। ठीक है। तो इस ये है इस वक्त सूरत हाल। मुझे को कल के मुजाहरों से खास बड़ी तवक्को नहीं है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बज़ाहिर जो है वो यही है कि खान साहब जो है वो दलदल से निकलने के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, तो उतना ज्यादा वो दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हम्म। और उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द पार्टी, उन्होंने खुद भी कह रखा है, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो थी वो असम्बलियां तोड़ने के खिलाफ थी, उन्होंने असम्बलियां तोड़ी। मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो थी वो असम्बलियों में वापस जाने के हक में थी, वो असम्बलियों में वापस नहीं गए। अब उन्होंने अपने वो पत्ते खेलने की कोशिश की है, तो अब शायद पीडीएम उनको नहीं खेलने देगा। बिल्कुल सही। और कौन अपने पत्ते कैसे खेल रहा है इस पर हम भी नजर रखेंगे और ऐसे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो आपको बताएंगे पर्दे के पीछे खास तौर पर क्या हो रहा है। रजी साहब, वक्त देने के लिए आज आपका शुक्रिया। जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आपकी ऐसे मेहमानों से मुलाकात होती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।